सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी स्पेशल क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास। सीडीपी की ये 26वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि के सिद्धांत। जो इंटेलिजेंस थियरीज होती है वे कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो बीने का सिद्धांत, स्पेयरमैन का सिद्धांत, रेमंड कैटल का सिद्धांत, गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, थॉर्नडाइक, एचएल थर्स्टन, हार्वर्ड गार्डनर, ये सारे सिद्धांत बुद्धि से रिलेटेड है। ये सिद्धांत हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और इन टॉपिक से, ये जो सिद्धांत हैं इनसे सीटेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। अगर बुद्धि के सिद्धांतों की बात की जाए तो ये बुद्धि के सिद्धांत होते क्या हैं? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया है। बुद्धि क्या है, कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, बुद्धि कैसे काम करती है, मतलब बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश की है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। अब ऐसा कोई भी सिद्धांत जो बुद्धि की व्याख्या करता है, उसे समझाने का प्रयास करता है, उसे हम बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। सीटेट के पेपर में 8 बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं बार बार, वही सिद्धांत हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत, स्पेयरमैन का सिद्धांत, रेमंड कैटल का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, रॉबर्ट स्टनबर्ग का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, एचएल थर्स्टन का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, ये 8 सिद्धांत इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक एक करके देखेंगे ये क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। आज का हमारा सबसे पहला सिद्धांत है बीने का सिद्धांत। यह सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था। इसे बीने का सिद्धांत भी कह देते हैं, बीने का बुद्धि सिद्धांत। और इस सिद्धांत का नाम क्या क्या है? बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, या फिर बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत। आपके पेपर में यह भी आ सकता है, एक खंड का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, या फिर यह भी आ सकता है बीने का बुद्धि का सिद्धांत। कुछ भी आए, मतलब इसी सिद्धांत से है। अब बीने ने सबसे पहले बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश की, बुद्धि को समझाने की कोशिश की कि बुद्धि होती कैसी है। बीने ने बताया बुद्धि का एक पूरा समुच्चय होता है, मतलब बुद्धि एक संगठन के रूप में होती है, टुकड़ों में नहीं होती कि ये बुद्धि उस काम को करेगी, ये बुद्धि उस काम को करेगी, ये बुद्धि इस काम को करेगी, यह बुद्धि खेलने में काम आएगी। बीने ने क्या बताया? बुद्धि एक समुच्चय होती है, बुद्धि का एक खंड होता है, बुद्धि अपने आप में ही एक तत्व है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। अब यह तत्व हर एक व्यक्ति में अलग अलग है। किसी व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति में यह तत्व कम देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा होगा वह ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिस व्यक्ति में यह तत्व कम होगा वह कम इंटेलिजेंट होगा, जिसमें बहुत कम होगा तो वह ठप होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। और क्योंकि बुद्धि में एक ही तत्व है, अलग अलग तत्व नहीं है, इस वजह से यह अकेला तत्व हमारी सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है। जो भी काम हम करते हैं सिर्फ यही तत्व प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है, कोई बच्चा अगर पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो वह खेल में हर चीज में इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि किसी में अगर यह तत्व ज्यादा है तो वह इंटेलिजेंट हुआ। और एक ही तत्व है, इसका मतलब वो ये अकेला तत्व पूरी हमारी क्रियाओं को प्रभावित करेगा। और जिसमें यह तत्व ज्यादा है वह इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वह हर क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, किसी एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट नहीं है। ये अल्फ्रेड बीने का कहना था। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंड या एक तत्व की बनी होती है जो कि अविभाज्य होती है। बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हम, एक ही खंड होता है बुद्धि में, अपने आप में एक टुकड़ा है बुद्धि। हमारी सभी क्रियाओं में यही तत्व सक्रिय रहता है, क्योंकि एक ही तत्व है तो सब में यही सक्रिय रहेगा ना। इस तत्व की मात्रा सभी मनुष्य में अलग अलग होती है। किसी में यह तत्व ज्यादा होता है, किसी में यह तत्व कम होता है। जिस व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा होता है वो इंटेलिजेंट, जिसमें यह कम होता है वो ठप होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति एक मानसिक क्रिया अच्छे से कर लेता है वह बाकी मानसिक क्रियाएं भी अच्छे से कर लेगा। अर्थात जिस व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा होगा वह हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गाने में अच्छा है, सिंगिंग अच्छी आती है, मतलब उसमें उसकी बुद्धि सिंगिंग में अच्छी चलती है, तब वह गेम्स में अच्छा नहीं निकलेगा। जो गेम्स में अच्छा निकल जाता है, जिसकी बुद्धि गेम्स में अच्छी चलती है लेकिन वह पढ़ाई में अच्छा नहीं निकलता, तब यहां पर आकर बीने फंसे, क्योंकि इन्होंने कहा यह अकेला तत्व हमारी सभी क्रियाओं को प्रभावित करेगा। चूंकि जिस व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा है उसके हर क्षेत्र इस तत्व से प्रभावित होंगे और हर क्षेत्रों में वह तरक्की करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता।
इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत, राजतंत्रवादी सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे राजतंत्र में एक राजा मेन होता है, वो सबको चलाता है, इस सिद्धांत में भी एक ही तत्व मेन है राजा की तरह, जो कि पूरी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि इसमें राजा की तरह एक ही तत्व सत्ता में होता है। इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन व स्टर्न ने किया, बाकी अधिकांश ने इस सिद्धांत का विरोध किया। टर्मन और स्टर्न ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और दोनों ने बुद्धिलब्धि का सिद्धांत दिया था। जो मेन हमारा सूत्र बुद्धिलब्धि का जो दिया था वो स्टर्न ने दिया था, और टर्मन ने स्टर्न के सूत्र में मल्टीप्लाई बाय 100 ऐड किया था। अब बात कर लेते हैं स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था जिसे इन्होंने द्वितत्व का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत कहा था, 2 फैक्टर थियरी। अब स्पीयरमैन ने जो बिने साहब थे उनके बुद्धि के सिद्धांत को नकारा और अपना एक बुद्धि का सिद्धांत दिया। उसमें इन्होंने कहा बुद्धि में कोई सिर्फ एक तत्व ही नहीं होता, जैसे बीने ने कहा था बुद्धि में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो सामान्य तत्व होता है जनरल फैक्टर, जिसे हम जी कहते हैं। एक विशिष्ट तत्व होता है स्पेशल फैक्टर, जिसे हम एस कहते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति में जनरल फैक्टर, सामान्य तत्व तो एक ही होता है जो हमारी सभी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जो क्रियाएं सभी व्यक्ति रोज करते हैं वे सभी क्रियाएं जी काम करता है। सामान्य तत्व जी फैक्टर में जी के द्वारा होती हैं। और हम सभी व्यक्तियों में बहुत सारे स्पेशल फैक्टर होते हैं, एस तत्व होते हैं। ये एस तत्व हमारे किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये वाला एस तत्व पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, ये वाला सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, ये वाला गेम से जुड़ा हुआ है, ये वाला डांसिंग से जुड़ा हुआ है, ये वाला किसी और चीज से जुड़ा हुआ होगा, ये वाला लड़ाई से जुड़ा हुआ होगा। जी तत्व होगा सभी व्यक्तियों में एक, जो कि हमारी सभी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा। और व्यक्तियों में बहुत सारे एस तत्व होते हैं जो कि अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र के एस तत्व का और उसके जी तत्व का संबंध जितना घनिष्ठ होगा वह उतना ही उस क्षेत्र में इंटेलिजेंट होगा। अच्छा सिद्धांत है वैसे ये समझाने के लिए किसी को बुद्धि। मान लेते हैं जी तत्व किसी का नॉर्मल है, वो अपने दैनिक क्रियाएं नॉर्मल करता है, लेकिन उस व्यक्ति के जो पढ़ाई वाला एस तत्व है और जी तत्व है उन दोनों में संबंध कमजोर है, तब वो पढ़ाई में कमजोर होगा। लेकिन उस व्यक्ति के जो खेलने वाला एस तत्व है और जी तत्व है उन दोनों में जो संबंध है वो मजबूत है, तब वह खेल में तो आगे निकल जाएगा, पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। विशिष्ट तत्व किसी एक क्षेत्र को इंडिकेट करेंगे, सामान्य तत्व जो हमारी दैनिक सभी क्रियाएं हैं उस चीज के बारे में बताएगा। किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व में जितना घनिष्ठ संबंध होगा वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना ही अधिक आगे निकल जाएगा, उतना ही अधिक अच्छा काम करेगा उस क्षेत्र में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्पीयरमैन ने बीने के बुद्धि के सिद्धांत को नकारा तथा कहा कि बुद्धि विभाजन योग्य होती है, मतलब हम बुद्धि का विभाजन कर सकते हैं, बुद्धि के टुकड़े बना सकते हैं। ऐसे स्पीयरमैन ने कहा था ये बात। बीने ने क्या कही थी? बुद्धि एक तत्व है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन स्पीयरमैन ने कहा पहली बार कि हम बुद्धि का विभाजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। सबसे पहले किसने कहा था कि बुद्धि विभाजन योग्य होती है? वो स्पीयरमैन ने कहा था। अब स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, सामान्य तत्व जनरल फैक्टर जिसे हम जी फैक्टर या जी तत्व कह देते हैं, दूसरा विशिष्ट तत्व स्पेशल फैक्टर एस फैक्टर या फिर एस तत्व। ये सारे नाम है, सेम ही है, इन्हें आप देख लेना क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी मिल जाएगा आपको पेपर में। 2 प्रकार के तत्व मिले हमें बुद्धि में स्पीयरमैन के अनुसार, एक सामान्य तत्व, एक विशिष्ट तत्व। सभी मनुष्य में केवल एक जी तत्व पाया जाता है, सामान्य तत्व पाया जाता है, लेकिन एस तत्व अनेक होते हैं। जी तत्व सभी मनुष्य की दैनिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है जो सभी व्यक्ति रोजाना करते हैं। ऐसे काम जो भी हर कोई व्यक्ति रोजाना करता है वो जी तत्व से होगा, और जो एस तत्व है वो किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। प्रत्येक एस तत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे पढ़ाई लिखाई, लिखना, चित्र बनाना, नृत्य करना, एक्टिंग करना, खेलना, इस तरह से। 2 प्रकार के तत्व होंगे मनुष्य की बुद्धि में, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व एक होगा, विशिष्ट तत्व अनेक होंगे। सामान्य तत्व हमारी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा, जो काम हर मनुष्य नॉर्मली कर लेते हैं। एस तत्व किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होगा, और किसी भी क्षेत्र के एस तत्व में और जी तत्व में जितना संबंध होगा अधिक, उतना ही व्यक्ति उस क्षेत्र में आगे निकल जाएगा।
यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। किसी व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। अब दोनों तत्वों को आप समझ गए, जी तत्व क्या होता है, एस तत्व क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। अब दोनों तत्वों को अलग अलग पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सामान्य तत्व की, जी तत्व की, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर। ये जो हमारा सामान्य तत्व है जी फैक्टर, ये सभी मनुष्य में एक ही होता है, एक होगा सब में, हर व्यक्ति में एक होता है। मनुष्य की बुद्धि में सिर्फ एक सामान्य तत्व होता है, यह जन्मजात होता है, अर्थात हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। जो जी तत्व है वह हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। जब हम पैदा होते हैं तभी निर्धारित हो जाता है कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे, सामान्य कामों में, दैनिक सामान्य क्रियाओं में कितने इंटेलिजेंट होंगे। इस तत्व को न तो घटाया जा सकता, न बढ़ाया जा सकता, और न ही प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर सुधारा जा सकता या और अच्छा किया जा सकता, क्योंकि ये हमें अनुवांशिकता से प्राप्त हुआ है। जब हम पैदा हो जाते हैं तभी निर्धारित हो जाता है। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। सामान्य तत्व सामान्य दैनिक काम करने के काम आता है, जैसे तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना। जो भी दैनिक काम हम करते हैं, दूसरों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तब उसका समाधान करते हैं, कोई भी दैनिक काम करें हम, वो सामान्य तत्व में ही आएगा। यह किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जो जी तत्व है, कोई भी व्यक्ति जितने भी काम करता है सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि ये अकेला तत्व है। यदि किसी व्यक्ति का कोई एस तत्व कितना ही अच्छा क्यों न है, लेकिन अगर उसका जी कमजोर है तब एस भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जी के साथ तो वह जुड़ा हुआ ही है। यह सभी एस तत्वों को प्रभावित करता है, मैं आपको बता चुका हूं। किसी व्यक्ति में अगर जी कम है तब उसमें सभी एस तत्व भी कम प्रभावी होंगे, क्योंकि यह सभी को प्रभावित करता है। जी तत्व क्या है, बचपन से ही हमारे साथ फिक्स हो जाता है, मम्मी पापा से हमें प्राप्त होता है अनुवांशिकता से, न तो हम घटा सकते न बढ़ा सकते। ये क्या होता है, सामान्य बुद्धि होती है किसी व्यक्ति की। हम किसी व्यक्ति से बातचीत करके नॉर्मली कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में सामान्य बुद्धि कितनी है, वो जी तत्व के द्वारा ही निर्धारित होती है। अब किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर बुद्धि निर्धारित करना चाहें हम, गेम्स में कैसी बुद्धि है, पढ़ाई में कैसी बुद्धि है, तब उस क्षेत्र के एस तत्व को हमें देखना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति में जी कमजोर है तब उसके एस भी कमजोर होंगे। और ये जो जी है ये दैनिक कार्यों को ही बताता है कि कोई व्यक्ति दैनिक कार्य कैसे कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है। अब एस तत्व की बात कर लेते हैं, विशिष्ट तत्व, स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर। किसी व्यक्ति में बहुत सारे विशिष्ट तत्व होते हैं, एस फैक्टर होते हैं। यह तत्व जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे हम प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये खेल वाला एस तत्व है। कोई बालक जब पैदा होता है तो वो गेम खेलना नहीं जानता, लेकिन ट्रेनिंग लेता है तो वह बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट खेल में हो जाता है। ये पढ़ाई वाला तत्व है। कोई बालक पढ़ाई में जितना अच्छा होगा वो बचपन से निर्धारित नहीं हो सकता है। अगर वह पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बचपन से पढ़ाई के पीछे पड़ा हुआ है, तब पढ़ाई में डेफिनेटली वो आगे निकल जाएगा। प्रत्येक एस तत्व किसी न किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, जैसे खेल, पढ़ाई लिखाई, चित्र, नृत्य बनाना आदि मैं आपको बता चुका हूँ। किसी विशिष्ट क्षेत्र के एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी अधिक तरक्की करेगा। जैसे यह खेल का तत्व है, ये एक गेम वाला एस तत्व है, और यह पढ़ाई वाला एस तत्व है। तब इस बालक के अगर तत्वों को देखें तो जो पढ़ाई वाला तत्व है वो जी तत्व से बहुत ही कम संबंधित है, मतलब इनका जुड़ाव बहुत कम है। तो ये बालक पढ़ाई में तो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन खेल वाला तत्व अगर हम देखें तो बहुत अधिक गुथा हुआ है, बहुत अधिक तरीके से जुड़ा हुआ है जी तत्व से, तब ये बालक खेल में अच्छा निकल जाएगा। ये 2 फैक्टर थियरी थी स्पीयरमैन की। बाद में स्पीयरमैन ने 3 फैक्टर थियरी भी दी, त्रितत्व सिद्धांत भी दिया। उन्होंने 3 तत्व बताए बाद में, एक तो सामान्य तत्व, एक स्पेशल तत्व और एक समूह तत्व। समूह तत्व इन्होंने ऐसा बताया कि S1 और S2 आपस में जुड़कर एक समूह बना लेंगे, एक नया तत्व बन जाएगा, वो समूह तत्व होगा, लेकिन उसके बारे में सीटेट में नहीं पूछा जाता। रेमंड कैटल ने भी अपना एक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हम ठोस व तरल का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर तरल मोजेक सिद्धांत बोलते हैं, कैटल्स सॉलिड एंड लिक्विड थियरी। अब ये कैटल है मतलब केतली है, और केतली में कोई तरल पदार्थ भरा जाता है तब यहाँ पर तरल जरूर आएगा इस सिद्धांत में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैटल ने क्या कहा, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली ठोस बुद्धि सॉलिड इंटेलिजेंस, दूसरी तरल बुद्धि लिक्विड इंटेलिजेंस। अब सॉलिड इंटेलिजेंस को आप एस तत्व की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एस आ रहा है। जो स्पीयरमैन का एस तत्व था वो आप समझ सकते हैं।
अब सॉलिड इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। जो कठोर बुद्धि है वह एस फैक्टर की तरह होती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एस आया हुआ है और एस फैक्टर में भी एस होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब एस फैक्टर में क्या था, यह वातावरणीय होता है, इसे हम पढ़कर अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम सीख सकते हैं। जी फैक्टर को नहीं सीख सकते थे, एस फैक्टर को हम सीख सकते हैं, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कठोर बुद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कठोर बुद्धि की ले सकते हैं। और जो कठोर बुद्धि है इसमें सिर्फ रटने वाली चीजें आएंगी। कठोर बुद्धि से सिर्फ हम वही काम करते हैं जिन्हें हम रट कर करते हैं। कोई भी चीज अगर हमने रट ली है और बाद में हम उस काम को कर रहे हैं, वो कठोर बुद्धि से होगा। कठोर बुद्धि के साथ दो बातें हमेशा याद रखना, पहली इसे हम प्राप्त कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, और दूसरा इसमें रटने वाले काम आएंगे, बस इतना ही सीटेट का पेपर पूछेगा। यह वातावरणीय होती है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम चीजों को रटकर या सीखकर या समझकर उनका प्रयोग करते हैं। हम पहले किसी चीज को रट लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे होती है, या फिर समझ लेते हैं, वो रटना ही होता है। तब हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं। किसी मशीन को हमने रट लिया कैसे चलानी है, या कैसे सीख लिया कैसे चलानी है, बाद में हम उस मशीन को चलाएंगे तो वो काम हम कठोर बुद्धि से करेंगे। जीके के कोई सवाल हम सोल्व कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये क्या चीजें हैं, ये हमने पहले पढ़ी होंगी, पहले समझी होंगी तो हम कर पाएंगे। पहले हमने नहीं पढ़ी नहीं समझी तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये रटी हुई चीजें हो गई। ऐसी चीज जो हमने पहले पढ़ी है, पहले समझी है, रटी है, उसे हम कुछ करें, उसे प्रयोग में लें, तो वो हमारी सॉलिड इंटेलिजेंस होगी, कठोर बुद्धि। लेकिन अगर तुरंत अपने दिमाग से कुछ सोच कर करें बिना पिछले एक्सपीरियंस के, वो हमारी तरल बुद्धि होगी। अब तरल बुद्धि में क्या होता है, तरल बुद्धि में हम वे सब काम करते हैं जो हम अपने बुद्धि से सोच कर करते हैं, न कि पहले रटा हुआ या पहले समझा हुआ काम करेंगे। कुछ भी तुरंत सोच कर करेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा सोच विचार करके कोई काम करेंगे, वो तरल बुद्धि होगी। इसे हम न तो घटा सकते न बढ़ा सकते, चाहे हम ट्रेनिंग ले लें तब भी यह बढ़ाई नहीं जा सकती तरल बुद्धि। हमने अब तक क्या सीखा है, क्या अनुभव प्राप्त किए हैं, यह उससे संबंधित नहीं होती। क्या क्या हमने स्कूल में सीखा है, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस है, उससे संबंधित नहीं होगी ये, क्योंकि क्या हमने सीख लिया, क्या एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिए, उससे कठोर बुद्धि संबंधित होगी, तरल नहीं होगी। इसमें रटने के अलावा बाकी सब काम आएंगे, रटने समझने सीखने के अलावा। आपने सीख कर रट कर कोई काम किया वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। जैसे तर्क वितर्क करना, किसी बिंदु पर किसी व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं हम, तो रट कर नहीं कर सकते। जिसमें जैसी बुद्धि वह वैसे तर्क वितर्क करेगा। समस्या समाधान करना, किसी व्यक्ति को हम कोई समस्या दे दें तो वह उस समस्या को नए तरीके से सोचेगा, समझेगा, कारण ढूंढेगा, उसका समाधान करेगा, न कि पहले उसने जो रटा हुआ होगा वह जो का तू नहीं कर सकता। निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेना या फिर किसी चीज पर निर्णय लेना, उसमें भी बुद्धि लगती है, हम रटकर नहीं कर सकते। या फिर हम कोई चीज नया बना रहे हैं तो उसे भी हम रटकर नहीं बना सकते। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपनी बुद्धि का, वो काम तरल बुद्धि से होगा। इंसान की समझदारी इसी में आएगी कि कोई कितना इंसान है, किस कंडीशन में कोई कैसे डिसीजन लेता है। क्योंकि रटकर कोई डिसीजन ले रहा है तो उससे हम उसे समझदार नहीं मान सकते। ऑन द स्पॉट कैसे डिसीजन लेता है वो, तो उसे हम इंटेलिजेंट मानेंगे। और कितना इंटेलिजेंट मानेंगे, उसकी समझदारी कितनी मानेंगे, उसके काम पर डिपेंडेंट है वह। यह बिना पिछले अनुभव के तुरंत समस्या का समाधान करने के काम आती है। तर्क शक्ति, जो रीजनिंग के सवाल हैं वे इसी में आते हैं। हमने आपको कहा दिया ADFZPN, इस सीरीज का नेक्स्ट का जो अगला लेटर है वो कौन सा है। रटकर तो नहीं आ सकते आप, घर से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 छूट रहे हैं, यहाँ पर 3 छूट रहे हैं। कोई सीरीज दे दी हमने आपको, रीजनिंग के जो सवाल होते हैं तर्क शक्ति के, वे आप रट नहीं सकते, आपको समझने पड़ते हैं, वहीं पर उनमें से कोई क्लू निकालना पड़ता है। समझ गए। रटकर कोई काम करेंगे हम या समझकर, वो कठोर बुद्धि। तुरंत अपना सोच विचार करके बिना रटे काम करेंगे, वो तरल बुद्धि। तरल बुद्धि को हम न घटा सकते न बढ़ा सकते, लेकिन कठोर बुद्धि को ट्रेनिंग लेकर हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थियरी। जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड ने कहा है बुद्धि एक 3D मॉडल होता है, जैसे हमारा क्यूबिस्क होता है ना, या लूडो का पासा होता है, इस तरह की बुद्धि में चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, वह लंबाई होती है। मतलब बुद्धि का 3D टाइप होता है, बुद्धि 2D नहीं होता। जैसे हमने बता दिया ये बुद्धि है, वो 2D मॉडल नहीं होता, वो 3D मॉडल होता है।
गिलफोर्ड ने एक्चुअल में ये कहा कि बुद्धि में 3 दशाएं होती हैं या 3 स्टेप होते हैं बुद्धि की प्रक्रिया में कुछ भी काम होता है। अब इन स्टेप को गिलफोर्ड ने आयाम कह दिया कि बुद्धि में 3 आयाम होते हैं, बुद्धि 3D मॉडल होती है। पहला आयाम होता है विषय वस्तु सूचना सामग्री, दूसरा आयाम होता है संक्रिया, तीसरा आयाम होता है उत्पादन या परिणाम। अब जो ये आयाम होते हैं, इन आयामों में कुछ तत्व होते हैं, जैसे विषय वस्तु में या फिर सूचना सामग्री में 5 तत्व होते हैं, संक्रिया में 6 तत्व होते हैं, उत्पादन या परिणाम में 6 तत्व होते हैं। गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि की व्याख्या करते हुए यह बताया कि कोई भी ज्ञान सबसे पहले हमें विषय वस्तु या सूचना सामग्री के द्वारा प्राप्त होगा, जो कि 5 तत्वों के रूप में प्राप्त हो सकता है। यह विषय वस्तु है, जैसे कि हम किसी चीज का आकार देखकर उसे सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सांकेतिक चीजों को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या व्यवहार करके किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये तत्व हैं जिनके द्वारा हम बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद संक्रिया, संक्रिया में उसे हम प्रोसेस करेंगे। संक्रिया की भी इस तरह से ही कुछ ये होती हैं हमारी तत्व, जैसे कि चिंतन करना, सोचना, विचारना, उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद हम उत्पादन करेंगे, परिणाम होगा, मतलब हम जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और जो संक्रिया क्रिया है हमने, उसके तहत कोई क्रिया करेंगे, और वो क्रिया करते हैं, वो उसके भी 6 तत्व होते हैं, कैसे कैसे हम कार्य करते हैं। कोई भी चीज हमें प्राप्त होती है, कोई भी ज्ञान पहले हमारी बुद्धि में प्राप्त होगा विषय वस्तु के तहत, उसके बाद हम उसकी प्रोसेस करेंगे, संक्रिया करेंगे, उसके बाद हम उस प्रोसेस के द्वारा कोई परिणाम निकालेंगे या फिर कोई काम करेंगे। ये 3 आयाम होते हैं गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में, और इन आयामों में इतने तत्व होते हैं। टोटल अभी 180 तत्व हैं बुद्धि में, क्योंकि ये एक 3D मॉडल है। इसकी और इसकी आप आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 180 आएगा। टोटल 180 तत्व हैं अभी हमारी बुद्धि में गिलफोर्ड के अनुसार। ये पहले 120 थे, फिर 150 किए गए, अब 180 हो गए हैं। सबसे पहले विषय वस्तु के माध्यम से हम चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं या हमें चीज़ों की जानकारी मिलती है। उसके बाद संक्रिया में उस जानकारी को प्रोसेस करके उसका अर्थ समझा जाता है। उसके बाद उत्पादन में उस जानकारी के और प्रोसेसिंग के अनुरूप कार्य किया जाता है। जैसे हमें किसी ने कुछ कहा, कोई ऑर्डर दिया कि जाकर पानी लाओ, तो हमें ध्वनि के द्वारा, श्रव्य के द्वारा, श्रव्य तत्व के द्वारा कोई जानकारी मिली। हमें क्या कहा गया, जाकर पानी लेकर आओ। उसके बाद हम उसे प्रोसेस करेंगे, चिंतन करेंगे उस पर। ये जो चिंतन तत्व है हमारा संक्रिया में, इस चिंतन तत्व के संक्रिया के चिंतन तत्व के द्वारा हम उस चीज को प्रोसेस करेंगे। अच्छा, हमें क्या करना है, किचन में जाना है, पानी लाना है, इस तरह ये काम दिया गया, इसे करना है हमें, ठीक बात है। उसके बाद हम उत्पादन करेंगे, मतलब वो काम करेंगे जो हमें बताया गया, या तो प्रयोग करेंगे या किसी चीज में संबंध स्थापित करेंगे, प्रयोग करेंगे, या फिर कोई काम कर कर दिखाएंगे। ये तत्व हैं। इन तत्वों के माध्यम से बुद्धि ऐसे काम करती है और ये बुद्धि होती है, ये बताया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। इसे हम त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत या फिर त्रिपाचीय सिद्धांत भी कह देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सीटेट के एग्जाम की बात की जाए तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा ये नाम ही आ जाते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के, सीधा सीधा नाम ही पूछ लेते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा कि बुद्धि के 3 भाग होते हैं, तीनों भाग अलग अलग काम करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या क्या नाम बताए उन भागों के, जो बुद्धि के भाग बताए थे? व्यवहारिक बुद्धि, अवयव बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि। 3 नाम ये हैं। इन्हें हम ये भी कह देते हैं संदर्भात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। ये 6 नाम आपको याद करने होंगे। कैसे, वो आप सोच लेना खुद, ट्रिक वगैरह बना के, कुछ भी करके, लेकिन ये 6 नाम आपके याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे नाम पूछ ले जाएंगे। सबसे पहला जो भाग बुद्धि का है वह है व्यावहारिक बुद्धि। इसे हम संदर्भात्मक बुद्धि कह देते हैं, संदर्भगत बुद्धि कह देते हैं, प्रसंगात्मक बुद्धि कह देते हैं। इतने नाम आपको पेपर में मिल जाएंगे कि प्रसंगात्मक बुद्धि की क्या विशेषता है, आप खुद ढूंढते रहना प्रसंगात्मक बुद्धि कौन सी है। अब जो व्यवहारिक बुद्धि है, यह जो थॉर्नडाइक के हमने कल बुद्धि के प्रकार पढ़े थे, उसमें मूर्त बुद्धि से मिलती जुलती है। इस बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति वे काम करता है, वे चीजें सोचता है जो उसे दिखाई देती हैं। जैसे कोई भी जानवर, कोई लड़की हो गई, कोई किताब हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गया, कोई मेज हो गई, कोई कार हो गई, कोई ब्रिज हो गया। ऐसी कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है, उसके बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं हम,
वो जो बुद्धि होगी, वो बुद्धि हमारी व्यवहारिक बुद्धि कहलाएगी। वो जो भाग बुद्धि का होगा वो व्यवहारिक भाग होगा, या फिर उस जो काम करेगी उस टाइम पर हमारी बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि काम करेगी। यह थॉर्नडाइक की मूर्त बुद्धि से मेल खाती है। यही बातें हमने मूर्त बुद्धि में पढ़ी थी। यह बुद्धि मनुष्य के व्यवहार में झलकती है, जो डेली काम करते हैं हम उसमें झलक जाती है यह बुद्धि। यह लोग मूर्त कार्यों में अच्छे होते हैं। मूर्त कार्य मतलब मशीन चलाना, कोई भी चीज जैसे रोटी बनाना, क्योंकि रोटी हमें दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसा काम जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम उसे कर रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो वो व्यवहारिक बुद्धि होगी। ये लोग जुगाड़ी होते हैं, मतलब आसपास की चीजों से काम निकालना जानते हैं, क्योंकि इन्हें जो चीजें दिख रही हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी होती है। उस पर अच्छा विचार कर लेते हैं ये जो चीजें हमें दिख रही है। अब किसी बालक के सामने मैं प्रिज्म रख दूं, ये प्रिज्म है, मैंने एक बालक के सामने रख दिया। बालक इस चीज के बारे में पूरा सोच विचार कर रहा है। अच्छा, ये 3 भुजाएं हैं, तीनों में सेम एंगल है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अलग अलग कलर निकल रहे हैं लाइट में से, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। बालक पूरा सोच रहा है। लेकिन जैसे मैंने उसके सामने से प्रिज्म हटा लिया, और वो जो प्रिज्म के बारे में सोचना शुरू करेगा, तब वह ज़्यादा नहीं सोच पाएगा। तब इस वजह से हम कह सकते हैं वो जो बालक है वह व्यवहारिक बुद्धि लेकर पैदा हुआ है, उसकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है। जो चीज़ें उसके सामने हैं उनके बारे में तो अच्छा सोच सकता है, काम चला सकता है, लेकिन जो सामने नहीं है वह काम उसके बस की नहीं है। यह किसी भी विषय में व्यवहारिक रूप में विचार करने से संबंधित होती है। व्यवहारिक मतलब जो चीज़ हमारे सामने है। व्यवहार व्यवहार मतलब जो हम डेली काम कर रहे हैं, चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे ही तो व्यवहार बोलते हैं। दूसरी हमारी बुद्धि है अवयव बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि या आलोचनात्मक बुद्धि। विश्लेषण करने को ही हम तोड़ना बोलते हैं, और तोड़ने को ही हम घटक में करना बोलते हैं। ये दोनों इस वजह से एक जैसे हो जाते हैं। अवयव बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि, आलोचनात्मक बुद्धि, ये नाम सभी आपको पेपर में मिल जाएंगे। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर आप देख सकते हैं। अब इस बुद्धि के व्यक्ति, या फिर जिस व्यक्ति में ये बुद्धि अधिक होती है, अवयव बुद्धि, वह व्यक्ति वे काम अच्छे कर लेता है जो उसे दिखाई नहीं देते। जैसे कि ट्रस्ट। अब मेरा आप पर कितना भरोसा है, हम भरोसे पर बातचीत करते हैं, भरोसा ऐसा होता है, भरोसा वैसा होता है, भरोसा दिखाई थोड़ी देता है। मतलब अवयव बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे काम अच्छे करेंगे, ये ऐसी चीजों पर तर्क वितर्क ज्यादा कर लेंगे, ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच लेंगे जो उन्हें दिखाई नहीं देते। हैप्पीनेस, किसी की खुशी कितनी है, किसी का ज्ञान कितना है, किसी का स्वास्थ्य है, आचार विचार व्यवहार कैसा है, किसी का आपस में प्यार कैसा है, मतलब ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती, कोई व्यक्ति उन्हें अच्छा कर लेता है, या उन पर विचार विमर्श अच्छा कर लेता है, उनके बारे में ज्यादा सोच लेता है, वो अवयव बुद्धि वाला होगा। और जो चीजें दिखाई देती हैं, डेली व्यवहार से संबंधित होती हैं, वो व्यवहारिक बुद्धि होगी। यह थॉर्नडाइक की अमूर्त बुद्धि से मेल खाती है। तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क कर रहे हैं चुपचाप बैठकर हम किसी बात पर, वाद विवाद करना, समस्या समाधान करना, कार्य का विभाजन करना, किसी चीज को उसके घटकों में तोड़ना, इसी के द्वारा होता है। जो चीज हमें दिखती है वो इसमें आएंगी सिर्फ, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, या तो किसी चीज को तोड़ेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अमूर्त चीजों पर बातचीत करेंगे, ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में बातचीत करेंगे, या फिर किसी चीज को उसके घटकों में तोड़ेंगे, क्योंकि हम कल्पनाओं में तोड़ते हैं। किसी समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ देना किस चीज से संबंधित है, अवयव बुद्धि से संबंधित है, सीटेट में आ जाता है ये। टुकड़ों में तोड़कर हल निकालना किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है, तो वो अवयव बुद्धि से संबंधित है। इसमें हम चीजों को उनके टुकड़ों में तोड़ देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, घटकों में तोड़ देते हैं किसी भी चीज को। अनुभवजन्य बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा हम कोई भी नई चीज बनाते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपने कोई भी एक नई चीज बना दी, तब वह आपने सृजनात्मक बुद्धि के द्वारा बनाई, अनुभवजन्य बुद्धि के द्वारा बनाई। यह बुद्धि कुछ रचना करने से संबंधित होती है। यह बुद्धि नवाचार या मौलिकता को बढ़ाती है। नवाचार मतलब कोई नवा विचार, मतलब कोई नई चीज, और मौलिकता से भी मतलब होता है ऐसा विचार या ऐसा चिंतन जिसमें कुछ नवीनता हो। इस बुद्धि से संबंधित क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा, कि कोई बच्चा कुछ नया काम कर रहा है, तब उसमें कौन सी बुद्धि है। अपने पिछले अनुभव का प्रयोग करके कुछ नया बनाना इसी बुद्धि से संबंधित होता है। अब आप समझ पाए होंगे तीनों बुद्धियों को। अब बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने भी अपना एक बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें थॉर्नडाइक ने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, बुद्धि न तो एक पूरे समूह से मिलकर बनी होती, जैसे पूरा समूह है, और न ही किसी दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती, जैसे
हमारे बीने ने और स्पीयरमैन ने कहा था। थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि बुद्धि में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे तत्व होते हैं। कुछ तत्व आपस में इकट्ठा होकर किसी एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये तत्व आपस में इकट्ठा हो गए और ये इकट्ठा होने के बाद ये उस व्यक्ति की खेल में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं कि वह व्यक्ति खेल में कैसा है। यहाँ पर कुछ तत्व आपस में इकट्ठा हुए, ये इकट्ठा हो गए, ये उस व्यक्ति की पढ़ाई में प्रदर्शित करेंगे कि कोई व्यक्ति पढ़ाई में कैसा है। जो ये तत्व आपस में मिलकर इकट्ठा होकर जो समूह बनाते हैं और व्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं किसी भी एक क्षेत्र में, तो यह समूह जितना मजबूत होगा या जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा वह व्यक्ति उस खेल में या उस क्षेत्र में अच्छा निकल जाएगा। किसी व्यक्ति के पढ़ाई वाले तत्व अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं और पढ़ाई में वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाता है। ये तत्व छोटे छोटे आपस में मिलकर किसी व्यक्ति के खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, वह व्यक्ति खेल में अच्छा निकल जाता है। अब थॉर्नडाइक ने इस चीज के द्वारा एक चीज सिद्ध करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति खेल में अच्छा होता है वो रनिंग में भी अच्छा निकल जाता है, फिजिक बनाने में अपना अच्छा निकल जाता है, मसल बॉडी बनाने में अपना अच्छा निकल जाता है। तो ये समानता क्यों देखने को मिलती है? समानता इस वजह से देखने को मिलती है, जैसे ये तत्वों का समूह है, ये समूह खेल को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इन तत्वों का एक छोटा सा समूह यहाँ पर बन जाएगा, वो इस व्यक्ति की रनिंग में प्रदर्शित करेगा कि रनिंग में कैसा है यह व्यक्ति। तब कुछ तत्व कॉमन हो जाते हैं जो खेल में भी काम करेंगे, रनिंग में भी काम करेंगे। तब किसी व्यक्ति की दो क्रियाओं में समानता देखने को मिलती है। जैसे कोई बालक इंटेलिजेंट है पढ़ाई में तो वह तर्क वितर्क भी अच्छा करने लगेगा, साइंटिफिक उसमें नॉलेज भी अच्छी आ जाएगी, चीज़ों को समझने भी जल्दी लगेगा वह। मतलब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है तब कभी कभी वह दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा निकल जाता है, उससे संबंधित ही उस चीज को समझाया थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या कहा, कुछ तत्व आपस में मिलकर समूह बनाते हैं जो समूह किसी क्षेत्र में किसी बालक की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है यही तत्व दूसरे समूह में भी सम्मिलित हो जाते हैं, तो इस वजह से किसी बालक की दो क्रियाओं में समानता देखने को मिल जाती है। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि एक या दो तत्वों से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं। इन तत्वों में से प्रत्येक तत्व किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता से आंशिक रूप से संबंधित होता है या फिर पूर्ण रूप से। ये जितने भी तत्व हैं ये किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, या तो पूर्ण रूप से संबंधित होंगे या आंशिक रूप से संबंधित होंगे। एक प्रकार के क्षेत्र से संबंधित तत्व आपस में मिलकर उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। किसी भी एक मानसिक योग्यता वाले तत्व अर्थात एक जैसे तत्व आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, जो समूह उस व्यक्ति की किसी क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे तत्व होते हैं, मतलब बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, प्रत्येक तत्व किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। एक जैसे क्षेत्र से संबंधित होने वाले तत्व आपस में मिलते हैं और एक समूह बनाते हैं। यह समूह उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। जैसे खेलना, जो खेलने वाला तत्व है ये खेलने वाला तत्व है। भागना, यह भागने वाला तत्व है। ये तर्क शक्ति वाला तत्व है। ये आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं और इस समूह के द्वारा ही वह व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी में रनिंग भी आनी चाहिए और गेम वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए, तर्क शक्ति भी होना चाहिए, क्विक डिसीजन लेने की पावर भी होनी चाहिए। ऐसे चीज़ें एक जैसे मिलते जुलते तत्व आपस में मिलकर समूह बना लेंगे, वह समूह किसी क्षेत्र में व्यक्ति की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। यह थॉर्नडाइक ने बताया। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी मानसिक क्रिया में बहुत से मूल तत्व आपस में मिलकर कार्य करते हैं। इसी कारण दो मानसिक क्रियाओं में आपस में संबंध भी पाया जा सकता है, क्योंकि ये तत्व समूह आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह तत्व थोड़ा इधर हो गए तो दूसरा समूह बना लिया उन्होंने, दूसरे क्षेत्र में भी काम करने लगे, तो व्यक्ति की दो मानसिक क्रियाओं में समानता देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ तत्व दोनों क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहली, मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ऐसे काम करेंगे जो मैं देख सकते हो, मशीन चलाना, लड़ना किसी के साथ, पेंसिल तोड़ना, रोटी बनाना, किसी के चकला फेंक कर मारना, ऐसी चीजें जो हम देख सकते हैं उनके बारे में विचार करना, उनसे काम लेना, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वे काम होंगे जो भी हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि सोच विचार करना, धर्म क्या है, प्रभु क्या है, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, इंसान का अस्तित्व क्या है, इंसान इस धरती पर क्यों आया, दार्शनिक वगैरह जो करते हैं अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त बुद्धि के द्वारा करते हैं हमें।
जैसे कि किसी समस्या पर तर्क वितर्क करना, जो समस्या हमारे सामने दिख ही नहीं रही, उस पर बैठकर तर्क वितर्क कर रहे हैं। सामाजिक बुद्धि, मनुष्य समाज के नियम सीखता है, नैतिकता, चारित्रिक विकास उसका होता है, झूठ नहीं बोलता वह, संवेग अपने स्थिर करता है, लड़ाई नहीं लड़ता, वे सारे काम जो करता है वह इस बुद्धि के द्वारा करता है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, बहुत आता है सीटेट के पेपर में, यह है थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन का एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। ये थर्स्टन का सिद्धांत है, इसे हम समूह तत्व का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत या फिर थर्स्टन का सिद्धांत भी कह देते हैं। सीटेट के पेपर में इन नामों से यह आता है। अब यह सिद्धांत भी कुछ कुछ थॉर्नडाइक से मिलता जुलता ही है। इस सिद्धांत में थर्स्टन ने भी यही बताया कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं और वे तत्व आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, और उस समूह को इन्होंने, थर्स्टन ने क्या कहा, मानसिक योग्यताएं कहा। बुद्धि में बहुत सारे तत्व हैं, कुछ तत्व आपस में मिलकर एक समूह बना लेंगे, और वो समूह जो बना उसे थर्स्टन ने मानसिक योग्यताएं कहा। इतना क्लियर है। अब थर्स्टन ने क्या कहा, इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति में 7 समूह बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, वे तत्व आपस में मिलते हैं और 7 समूह बना लेते हैं। इन 7 समूहों को थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं का 7 समूह होते हैं। क्या कहा, मानसिक योग्यताएं का या फिर प्राथमिक मानसिक योग्यताएं का 7 समूह, और इन 7 समूहों के नाम भी रखे। थर्स्टन ने क्या बताया, ये जो समूह हैं यही किसी व्यक्ति की हर क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, तत्वों से मिलकर समूह बना हुआ है, यह समूह हो गया, ये समूह हो गया। ये इतने अलग अलग समूह हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मानसिक कार्य कर रहा है तो इस एक मानसिक कार्य में ये वाला समूह भी, ये वाला समूह भी, ये वाला समूह, ये तीनों प्रभावी हैं। लेकिन इस मानसिक कार्य में ये वाला समूह, ये वाला समूह, ये वाला समूह प्रभावी हैं। इस प्रकार छोटे छोटे तत्व होते हैं, तत्व आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं। उस समूह को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा जाता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता समूह कहा जाता है। वे समूह ही व्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि का किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। यह थर्स्टन का समूह तत्व का सिद्धांत है। इजी है, समझ पाए होंगे। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, या फिर बुद्धि अनेक मौलिक तत्वों या कारकों से मिलकर बनी होती है। कई मौलिक कारक या तत्व आपस में मिलकर समूह बनाते हैं जो किसी क्षेत्र में उस व्यक्ति की बुद्धि का प्रदर्शन करता है। थर्स्टन ने ये जो मौलिक कारक हैं, इनके जो समूह बने हैं, उन समूहों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा, या फिर मौलिक मानसिक योग्यताएं कहा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा। थर्स्टन ने इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या 7 मानी। थर्स्टन ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति में छोटे छोटे तत्व होंगे बुद्धि में, वे तत्व आपस में मिलकर 7 समूह बनाएंगे। उन 7 समूहों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा जाता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि इन मानसिक योग्यताओं का ही मिश्रण होती है। किस व्यक्ति के समूह कैसे हैं, उस समूह कितना प्रभावी है, उस व्यक्ति में कौन सा समूह कितना प्रभावी है, जो 7 समूह हैं वे 7 समूह ही उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालेंगे और उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। यह मानसिक योग्यताएं ही मानसिक कार्यों पर अपना प्रभाव डालती हैं। कोई व्यक्ति मानसिक कार्य कर रहा है तो ये मानसिक योग्यताएं किस व्यक्ति की कितनी मानसिक योग्यता है, कौन से समूह में, वही प्रभाव डालेगी। जिस व्यक्ति में जो मानसिक योग्यता जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई, 7 प्रकार के समूह बताए थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कौन कौन सी थी वे? दैसिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वाक शक्ति योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, परफेक्चुअल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। ये 7 समूह बन जाते हैं। छोटे छोटे तत्व मिलकर किसी व्यक्ति में ये 7 समूह बना लेते हैं। जिस व्यक्ति में जौन सा तत्व अधिक होगा या जौन सा प्राथमिक मानसिक योग्यता अधिक होगी वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। इन 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली है दैसिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। जिन भी व्यक्तियों में दैसिक योग्यता होती है, स्थानिक योग्यता होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है, मतलब जिन भी व्यक्तियों के इस प्राथमिक मानसिक योग्यता का विकास अच्छा होता है, जिन व्यक्तियों में यह मानसिक योग्यता अच्छी होती है, वे चीज़ों को देखने में अच्छे होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में अच्छे होते हैं। कोई एक पेन दिखा दो उन बच्चों को और उसके बाद 10 पेन के बीच में आप उस पेन को रख दो, चाहे वो कितना ही मिलता जुलता हो, ये व्यक्ति उसे पहचान लेंगे जिनकी यह बुद्धि अधिक है या फिर यह योग्यता जिन व्यक्तियों की अधिक है। चित्र, जगह, स्थान, कोई वस्तु कैसी है,
कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, कितने उसमें जो स्टेप हैं उसके कितने अंदर हैं, कितने बाहर हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत बारीक होती है। चीज़ों को देखकर बहुत अच्छी से, बहुत जल्दी से उन चीज़ों को समझ जाते हैं, ये सिर्फ देखकर समझते हैं। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है या फिर यह योग्यता अधिक होती है, वे स्थान, चित्र या चीज़ों को देखकर जल्दी समझ जाते हैं। किसी स्थान को दिखा दो आप उन्हें, उसे देखकर जल्दी से समझ जाएंगे। दोबारा उस स्थान की बातें बताओ कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तुम्हें बता देंगे ये चीज़ें तो उस स्थान पर लगी हुई थी। किसी चित्र को बारीकी से ऑब्जर्व कर लेंगे, यह अच्छा है या नहीं है, क्या कमी है क्या नहीं है। कोई चीज़ आप उन्हें दे दो, उस चीज़ की बारीकी से ऑब्जर्वेशन जल्दी से कर लेंगे वे। इनकी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है। यह व्यक्ति चीज़ों को देखकर उनकी बारीकी से जांच कर सकते हैं, उसमें से कौन चीज़ कितनी आगे है, कितनी पीछे है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, कौन चीज़ कहाँ है। ऐसी चीज़ें जल्दी कर सकते हैं। देखने की पावर इनकी, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है दैसिक योग्यता वाले व्यक्तियों की। ये व्यक्ति कौन होते हैं? मूर्तिकार होते हैं। चित्र बना रहा है कोई, तो उसे पता होना चाहिए कोई चीज़ कहाँ है, कितनी गहराई डालनी है, आंखें कितनी गहराई बनानी है, कि उस व्यक्ति का चेहरा किस प्रकार बनाना है, छोटी छोटी सी स्थिति का उसे पता होना चाहिए। चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार सेम ही होते हैं लगभग। नक्शा बनाने वाले, अब नक्शा बनाने वालों को भी जगह की पूरी ज्ञान होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी मोटी है, कितनी चौड़ी है, तभी नक्शा बना पाएंगे। सर्वेक्षण अधिकारी, कोई किसी जगह का सर्वे कर रहा है तो उसमें यह बुद्धि होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की यह बुद्धि अधिक होती है या यह मानसिक योग्यता अधिक होती है, वे व्यक्ति ये काम करते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, नक्शा बनाने वाले, सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वे करने वाले, ये काम होते हैं उन व्यक्तियों के। किसी बालक की अगर आपको दैसिक योग्यता की जांच करनी हो, तब आप बोतल के ऊपरी हिस्से का फोटो दिखाकर उस बालक की यह योग्यता की जांच कर सकते हैं। क्योंकि बालक को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ से इस एंगल पे आई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसके अलावा इन दोनों में गैप कितना, यहाँ पर गैप कितना, यहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हम उन्हें दिखा सकते हैं जिसमें गहराई, ऊंचाई, नीचाई, बारीकी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। अगर कोई बालक ये काम कर रहा है तो वह बालक इस योग्यता वाला है। और किसी बालक की हम ये योग्यता या ये बुद्धि चेक करना चाहते हैं उस बालक में कैसी है, तब हम ऐसी चीज़ देंगे उस बालक को ऑब्जर्व करने के लिए जो बारीक हो, जिसमें बारीक 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 अंतर हो। दूसरी हमारी योग्यता होती है आंकिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यह व्यक्ति गणित में अच्छे होते हैं, गणितज्ञ। ये नंबर के साथ अच्छा खेल खेल सकते हैं, 1 2 3 4 जोड़ घटा जल्दी कर लेते हैं, ये गणितज्ञ होते हैं। वाक शक्ति योग्यता, शब्द प्रभाव योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। ये लोग बोलने में अच्छे होते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं। नेता होते हैं, भाषण देते हैं, ये भाषण देने वाले होते हैं, दूसरों को प्रेरित करने वाले होते हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी सर वगैरह। ये उनमें यह बुद्धि अच्छी होती है, उनकी यह योग्यता अच्छी होती है। ये बोलने में अच्छे होते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं दूसरों को। इनमें धारा प्रवाह व लचीलेपन के साथ शब्दों व वाक्यों को बोलने की आवश्यकता होती है। जैसे वक्ता या कोई नेता, वक्ता भाषण देने वाला, या फिर नेता, नेता भी तो भाषण देता है। शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। ये शब्दों का घुमा फिरा कर बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे लेखक करते हैं या कवि करते हैं। एक शब्द के 3 मतलब है, यहाँ पर कौन सा मतलब होगा। जब लड़ाई बच जाती है तो शब्दों को घुमा घुमा कर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता है। अगर कोई दुश्मन उस मैसेज को पकड़ भी ले तब अर्थ ना निकाल पाए। तो वो जो काम करते हैं वो ये बुद्धि वाले व्यक्ति ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी शाब्दिक योग्यता अच्छी होती है, ये क्या करते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, घुमा घुमा कर उसका ऐसा प्रयोग करते हैं कि अच्छा लगता है कि वाह क्या कह दिया कवि ने। इनमें शब्दों, वाक्यों व अवधारणाओं को समझने की अक्षमता अधिक होती है। यह व्यक्ति शब्दों का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। यह व्यक्ति किसी के शब्दों के प्रयोग का अर्थ भी निकाल लेते हैं, जैसे लेखक या कवि। वाक शक्ति वाले तो शब्दों का बोलकर अच्छा प्रयोग करते हैं, भाषा का, अपनी स्पीच का अच्छा प्रयोग करते हैं बोलकर। ये लिखकर शब्दों का प्रयोग करते हैं अच्छी तरह से, या लिखे हुए को समझकर करते हैं। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, यह व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने रखी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, किसी चीज को सुनकर समझ लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जैसे हमारे डिटेक्टिव होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। हल्का सा किसी ने कुछ कहा कि हम वहां जाएंगे, तब जो डिटेक्टिव होते हैं वे समझ लेते हैं ये कौन है, कहाँ जाने वाला है, इसकी सोच कैसी है। इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान अच्छा ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है किसी चीज के संपर्क में जाकर।
इंद्रियों के द्वारा ये व्यक्ति ज्ञान अच्छा ग्रहण करते हैं और इनकी इंद्रियां अच्छी मजबूत होती हैं, जल्दी से समझ जाते हैं किसी भी चीज को। इनमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करने व ज्ञान धारण करने की योग्यता अधिक होती है। यह चीजों को ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जल्दी समझ लेते हैं। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, ये व्यक्ति तर्क वितर्क करने में अच्छे होते हैं। कोई व्यक्ति देखा होगा वो जो बहस ज्यादा करता है वो यही है, तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी उसकी ज्यादा है। तर्क वितर्क करने वाली जो उसकी बुद्धि है, जो उसका योग्यता है तर्क वितर्क करने वाली, वह ज्यादा है। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, ये वे व्यक्ति होती हैं जो किसी भी चीज को रट देते हैं, याद कर देते हैं। किसी भी क्लास के टॉप के 3-4 इंटेलिजेंट बच्चे जिन्हें एक टीचर बताए और वो तुरंत उस चीज को रट देते हैं। 3 इडियट का चतुर, ये किसी भी चीज को मस्तिष्क में जल्दी से रख लेते हैं, चीजों को धारण करने की शक्ति इनकी अधिक होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सिद्धांत है आज का 8वां सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। हावर्ड गार्डनर ने भी अपना एक बुद्धि का सिद्धांत दिया जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि के कुछ प्रकार बताए कि बुद्धि इतने प्रकार की होती है और हर प्रकार हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। यह हावर्ड गार्डनर ने कहा बुद्धि बहुत सारे प्रकारों की होती है, हर प्रकार हर व्यक्ति में अलग होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि का जौन सा प्रकार ज्यादा होगा वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना ही अधिक तरक्की करेगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक समूह या समुच्चय में न होकर एक दूसरे से अलग अलग होती है। मतलब प्रकार बुद्धि कई प्रकार की होती है और एक दूसरे से अलग अलग होती है बिल्कुल। उन्होंने बताया कि मनुष्य में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अगर हम बीने के सिद्धांत को सही माने तो यह बुद्धि का एक तत्व है। इस तत्व का हावर्ड गार्डनर ने 8 भागों में तोड़ दिया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है और ये 8 के 8 प्रकार एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ये सभी प्रकार या बुद्धि, ये अलग अलग जो बुद्धि है ये अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होती हैं तथा अलग अलग कार्य करती हैं। इन बुद्धियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बुद्धि एक नहीं होती, 8 प्रकार की बुद्धि होती है हावर्ड गार्डनर की माने तो, और अपने आप में बिल्कुल अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती हैं। बुद्धियां अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होती हैं और हर व्यक्ति में इनकी मात्रा अलग अलग होती है। हावर्ड गार्डनर ने कही है ये बातें। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं, मतलब अपने खुद की ही कुछ योग्यता होती है जो उस व्यक्ति में ही होती है। जैसे विराट कोहली में, सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट वाली थी, लता मंगेशकर में म्यूजिक वाली थी। विलक्षण योग्यताएं मतलब इनमें इन व्यक्तियों में अपनी वह बुद्धि जो म्यूजिक वाली थी, क्रिकेट वाली थी, वह ज्यादा थी, इस वजह से उनमें उस बुद्धि से संबंधित योग्यता विलक्षण योग्यता हो गई। इनके अनुसार विभिन्न तरीके से अर्थात विविध पूर्ण कार्यों के द्वारा अधिगम व आकलन होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बहुत सारे प्रकार की होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इस तरह से बालकों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, विविध तरीकों से, और उनका आकलन भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। ये बात हावर्ड गार्डनर ने बताई। 8 प्रकार की बुद्धि मनुष्य में होती है, सभी प्रकार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सभी व्यक्तियों में वे जो 8 प्रकार की बुद्धि की मात्रा है वह भी अलग अलग होती है। जिस प्रकार की बुद्धि की जिस व्यक्ति में मात्रा अधिक हो जाएगी तब वह व्यक्ति उस बुद्धि वाले क्षेत्र में आगे निकल जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की होती हैं, इस वजह से हमें अलग अलग तरीके से बहुत सारे तरीकों के द्वारा आकलन करना चाहिए और बालकों को बहुत सारे तरीकों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। हावर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धियां बताई में ये हैं: भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या फिर वर्बल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या फिर न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि, फिजिकल मोटर इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, पर्सन इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस, दैसिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब ये 8 प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई है, सीटेट के पेपर में आती है कि सांगीतिक बुद्धि जिस व्यक्ति की अच्छी है तो वह व्यक्ति आगे चलकर क्या कर सकता है। अब ये 8 के 8 प्रकार आपको याद करने होंगे। इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में नाम इनके बदल भी देते हैं। बाकी इंग्लिश में भी इनके 2-2, 3-3 नाम है, तो आपकी मर्जी। हिंदी में याद करना चाहे हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में याद करना चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बनाकर कर सकते हैं, जैसे LMI होल स्क्वायर NS। इस L से हमारा लॉजिकल लिंग्विस्टिक बन सकता है, M से हमारा मोटर बन सकता है, मोटर मतलब गतिक, या म्यूजिकल बन सकता है। I से इंटर और इंट्रा बन जाएगा ये वाला।
एन से नेचुरल, एस से स्पेशियल। ये 8 प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई। अब इन 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में जानते हैं कि इन बुद्धियों का मतलब क्या है। सबसे पहली बुद्धि हो जाती है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस। जिस भी व्यक्ति की यह बुद्धि अच्छी है तो वह भाषा का प्रयोग करने में अच्छा होगा, लेखक होगा, कवि होगा, कुछ भी हो, वह भाषा का अच्छा प्रयोग करेगा। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है उन्हें भाषा व शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है, वे भाषा व शब्दों का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे लेखक या कवि। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है वे गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, लॉजिक लगाते हैं हर चीज में, नंबर में वे अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या फिर वे गणितज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे। ये समस्या का समाधान जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक लगाते हैं, ये किसी भी चीज़ में लॉजिक के द्वारा अपना आंसर ढूंढते हैं। ये व्यक्ति लॉजिकल होते हैं, लॉजिक ज़्यादा लगाते हैं, गणितज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और समस्याओं का जल्दी समाधान कर लेते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, ऐसे व्यक्ति जो उनकी मांसपेशियां हैं उन पर अधिक कंट्रोल करते हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे खिलाड़ी जो विराट कोहली है उसकी जो कलाई की मांसपेशियां वह अच्छी है, उसेन बोल्ट है उसकी रनिंग की मांसपेशी, थाई की मांसपेशी अच्छी है, जो डॉक्टर है उसकी उंगलियों की जो मांसपेशी है उस पर ज़्यादा कंट्रोल है। शारीरिक गतिक बुद्धि जिस भी व्यक्ति में होगी, फिजिकल मोटर इंटेलिजेंस या फिर बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, वे व्यक्ति अपनी मांसपेशियों पर अच्छा कंट्रोल करते हैं, मांसपेशियों के द्वारा अच्छा काम करते हैं और किसी ऐसे क्षेत्र में आगे निकलते हैं जो उनकी मांसपेशियों से संबंधित हो। मांसपेशियों के इन कार्यों को हम सूक्ष्म कौशल या स्थूल कौशल भी कह देते हैं। सूक्ष्म कौशल मतलब उंगलियों से कुछ कार्य करना, स्थूल कौशल मतलब बड़ी मांसपेशी बाजू वगैरह से या थाई की मांसपेशी से कुछ काम करना। जैसे खिलाड़ी शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी कर रहा है कोई डॉक्टर। बुनकर, कोई औरत बुन रही है तो वो उंगली वाली मांसपेशी का प्रयोग कर रही है। सर्जरी कर रहा है तो भी वह इस मांसपेशी का प्रयोग कर रहा है। खिलाड़ी मतलब जो अपनी थाई वाली मांसपेशी का प्रयोग कर रहा है। और जो ये सूक्ष्म कौशल है उसमें जो सबसे बारीक काम वो सर्जरी का होता है। सर्जरी से बारीक काम हम किसी को नहीं मानते। सांकेतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों में सांकेतिक बुद्धि होगी वे म्यूजिक के क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे। म्यूजिक से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, गाना गाना हो, तबला बजाना हो, कुछ भी काम करना हो, तबला वादक, गायक कुछ भी हो सकते हैं, वे संगीत से जुड़े हुए मिलेंगे। लता मंगेशकर। नेक्स्ट हमारी जो बुद्धि है वह है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस। दो शब्द होते हैं, एक तो अंतरा होता है, एक अंतर होता है। इंग्लिश में देखें तो इंट्रा होता है और इंटर होता है। इंट्रा या फिर अंतरा का तो मतलब होता है किसी भी एक चीज में ही। इंट्रा या अंतरा की बात आएगी तो किसी भी एक चीज के बारे में बात करेंगे हम, और अंतर या फिर इंटर की बात आएगी तो हम दो चीजों की बात करेंगे। कोई व्यक्ति अपने आप में बुराई ढूंढ रहा है तो वह इंट्रा वाला काम कर रहा है क्योंकि अपने आप में एक ही चीज में बुराई ढूंढ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने व अपने पड़ोसी के मध्य संबंधों को अच्छा कर रहा है तो वह इंटर वाला काम कर रहा है क्योंकि अपने व पड़ोसी के मध्य संबंध अच्छे कर रहा है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आ जाते हैं। कोई भी एक चीज इंट्रा, कोई भी दो चीज इंटर, सीधी सी बात। अब हमारी नेक्स्ट बुद्धि है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस। ये वे व्यक्ति होती हैं या फिर जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज़्यादा होती है वे किसी भी एक व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर सकते हैं, अपने बारे में अच्छे से सोच सकते हैं कि हम क्यों हैं। कोई भी एक व्यक्ति मैं हूँ तो मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ, धर्म क्या है मेरे लिए, अर्थ क्या है, क्या काम मुझे करना शोभा देता है, क्या काम मुझे करना शोभा नहीं देता। अपने अंतर मन में झांक कर अपनी कमियों को बता सकता हूँ मैं। किसी एक व्यक्ति के अंतर मन में झांक कर मैं ये जान सकता हूँ कि वह कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। तो ये दार्शनिक लोग ये काम करते हैं। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि जो दार्शनिक होते हैं उनके पास होती है फिलोसफर्स। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है वे लोग अपने अंदर झांकने में अच्छे होते हैं, मतलब एक व्यक्ति अपने आप में झांक कर अच्छे से बता सकते हैं। स्वयं की बुराइयों, अच्छाइयों, कमियों आदि को जानने की योग्यता इनकी अच्छी होती है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखते हैं, ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं ये व्यक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, अमूर्त चीजें हैं। ज्ञान, ध्यान, धर्म, मोक्ष आदि की बातें करते हैं, जैसे दार्शनिक, संत, योगी आदि। किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी ले लेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है, वही एक उद्देश्य सबका मान लेंगे। स्टडी है एक व्यक्ति करेंगे, व्यक्तियों की स्टडी करेंगे, लेकिन उनके आपसी संबंधों की नहीं करेंगे।
यहाँ पर ये किसी एक चीज़ की स्टडी करेंगे, आपसी संबंधों की, मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में जोड़कर नहीं करेंगे। लेकिन अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो भी व्यक्ति होंगे, वे दो चीज़ों को आपस में जोड़कर हमेशा चलते हैं। ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं, संबंधों को अच्छा करना चाहेंगे दूसरों को। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें दो व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहे हो, संबंध अपने अच्छे कर रहे हो, समिति बना रहे हो, वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में आएगा। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है, वे लोग दूसरों को समझने में अच्छे होते हैं, सामाजिक होते हैं। मैं आपके भेदभाव समझ रहा हूँ कि आप कैसे हैं, क्यों हैं, अपने से जोड़कर देख रहा हूँ, तो संपर्क होना है दो व्यक्तियों के बीच में। ये जो काम होगा, ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में होगा। लेकिन मैं आपको समझ रहा हूँ, आप क्या हैं, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप क्यों करने हैं, कैसा करने हैं, आपको बताकर भाषण देकर मैं आगे निकल जाऊंगा, वे वो अंतरा व्यक्ति होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी बात होगी। जैसे विक्रेता, कोई व्यक्ति कुछ बेचता है, कोई दूसरा खरीदता है। मनोवैज्ञानिक दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, मनुष्य के संबंधों को समझते हैं, कोई मनुष्य कोई कार्य क्यों करता है। राजनेता सामाजिक कार्य करता है, सलाह देने वाले। इंटर का मतलब होता है आपस में संपर्क, किसी न किसी चीज का आपस में संपर्क होगा। इंट्रा का मतलब होता है किसी भी चीज का आपस में संपर्क नहीं होगा, तेरा अलग अध्ययन होगा, उसका अलग अध्ययन होगा। ये हमारी 6 प्रकार की बुद्धि हुई। अब 7वीं प्रकार की बुद्धि देख लेते हैं हम, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। जिन भी व्यक्तियों में यह बुद्धि अच्छी होगी या यह बुद्धि ज्यादा होगी, वह व्यक्ति नेचर से किसी भी न किसी प्रकार संबंधित होंगे, प्रकृति से जुड़े हुए होंगे वे व्यक्ति। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है, वे लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। वे लोग प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधों से संबंधित काम करते हैं, जैसे किसान, प्रकृति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जानवरों का डॉक्टर, पर्यावरण विशेषज्ञ, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि प्रकृति से संबंधित कुछ न कुछ ये काम करेंगे। दैसिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये वही हो जाती है जो हमने इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ी थी। ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को देखकर उनका अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने कोई चित्र दिखाया, कोई स्थान दिखाया, कोई चीज़ दिखाई उन्हें, वे उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, उनके निरीक्षण करने की शक्ति अच्छी होती है। किसी चित्र में क्या चीज़ कितना अंदर है, क्या चीज़ कितने बाहर है, कौन कितना ऊपर है, कौन कहाँ पर है, किसी स्थान पर या किसी वस्तु में, ये चीज़ें कैसी हैं, तो वे व्यक्ति उन्हें जल्दी से आसानी से समझ लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है, उन्हें जगह की अच्छी जानकारी होती है, मतलब जो हमें कोई स्थान, कोई चीज़ दिखाती है, उन्हें अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने में अच्छे होते हैं, कौन चीज़ कितने आगे है, कितने पीछे है, कितने ऊपर है, कितने नीचे है, कहाँ पर है, ये सब जल्दी से बता देंगे। ये चीज़ों को देखकर उनका बारीकी से जाँच कर सकते हैं। बस इनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है। कोई चित्र, कोई जगह या कोई वस्तु अगर हम उन्हें दिखाएंगे इन व्यक्तियों को, तो उसका जल्दी से अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेंगे हम। इनमें स्थान, चित्र और चीज़ों को देखकर समझने की क्षमता अधिक होती है। मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वे कराने वाला, नक्शा बनाने वाला, ये इजी था, अब आप समझ पाए होंगे। ये 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह से प्रभावित है। मतलब एक जो टीचर है वह बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वह बुद्धि के किस सिद्धांत से प्रभावित है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास नहीं, कोहिलबर्ग का नहीं, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका आंसर सी हो जाता है, सी, क्योंकि गार्डनर ने कहा है बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, तो किसी भी बालक को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। अब स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में मैंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब उन बुद्धियों के कई नाम हैं, तो ये सीधा सीधा सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कौन सा एक नाम स्टर्नबर्ग ने दिया है या कौन सा नहीं दिया। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक नाम सीट इसके स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत में नहीं है। अवयवभूत, अवयव वाली बुद्धि है, दूसरे वाली है जिसमें हम अवयवों को तोड़ देते हैं। सामाजिक हमने नहीं पढ़ा। अनुभाविक जो तीसरे वाली है, हम नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। संदर्भगत ये पहले वाली है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हमें नहीं वाला बताना है, तब इसका आंसर बी सही हो जाता है। सामाजिक बुद्धि हमने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर का उसे वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब हम जनरली किसी भी बुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं मान सकते, क्योंकि वे अपनी सभी बुद्धियों को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं सकते, और उन सभी बुद्धियों को हम अच्छी तरह से पूरी
तरह से हम नहीं माप सकते। किसी भी बुद्धि को हम नहीं माप सकते पूरी तरह से, इस वजह से हम किसी भी सिद्धांत को वैध नहीं कह सकते। इसका फर्स्ट पॉइंट है, विशेष परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। इसका यही सही हो जाता है, ए ही, कि जो बुद्धियों का जो मापन है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टर्नबर्ग का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसका एक रूप कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि तो है, व्यवहारिक बुद्धि हमने शुरू में ही पढ़ा था। प्रायोगिक नहीं है, संसाधन नहीं है, गणितीय नहीं है। इसका आंसर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए देखा। राघव गाना बजा रहे हैं, तो ये उसमें कौन सी बुद्धि है? राघव में, संगीत में, शारीरिक गतिक बोधक है? नहीं है, संगीत में है। आंसर बी है। अगर राघव गाना बजा रहा है तो उसमें संगीत में बुद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध जो बुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या होगी? पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, मतलब प्रकृति से जुड़ रहे हैं हम, तो प्राकृतिक बुद्धि होगी। प्राकृतिक बुद्धि, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब जो मोटर, जिसमें हम कौशल का, अपनी जो मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, हाथ पैर लात वगैरह का, सर्जन वगैरह, मम्मी बुनती है में काम। शारीरिक गतिक बुद्धि अगर कोई बच्चा रख रहा है तो अधिक से अधिक, बारीक से बारीक कौन सा काम कर सकता है? तो वो शल्य चिकित्सा कर सकता है, सर्जरी। सर्जरी सबसे बारीक काम मानते हैं, मैंने आपको बताया था। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स का एक पायलट है, उसके पास निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्धि होगी? अंतर्व्यक्तिक नहीं हो सकती, भाषिक नहीं हो सकती, गतिक हो सकती है, अंतराव्यक्तिक नहीं हो सकती। इसका आंसर सी हो जाता है, क्योंकि जो एयरफोर्स का पायलट है वो बहुत जल्द अलग अलग दिशा में देख सकता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए अगर वह जहाज उड़ा रहा है। जहाज की स्पीड ज़्यादा नहीं, उसकी देखने की, सोचने समझने की, उसकी शरीर की जो स्पीड है वह ज़्यादा होनी चाहिए। बुद्धि का जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है उसमें जी कारक क्या है? अनुवांशिक बुद्धि है, हो सकता है, लेकिन अनुवांशिक नहीं होता, अनुवांशिक बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। यह तो उत्पादक बुद्धि नहीं है, जी कारक सामान्य बुद्धि होता है। इसका आंसर सी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने और समस्या समाधान करने की अक्षमता क्या होती है? तर्क करने और समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, कौन सा कारक उससे संबंधित होता है? जी होता है, एस होता है, जी होता है, जी कारक। इसका आंसर भी होता है, क्योंकि तर्क कोई भी कर सकता है, समस्या समाधान कोई भी कर सकता है अपने दैनिक जीवन में। ऐसे काम जो कोई भी कर सकता है अपने दैनिक जीवन में, उसे हम जी कारक के अंदर रखते हैं। यह हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बुद्धि के सिद्धांतों का। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटैट ग्रुप वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटैट की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।